नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए एग्जाम नगर के साथ, आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन में इंडियन जो स्टेट था उसके सेक्रेटरी थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपको याद रखना है कि एक तो हमारा जो भारतीय जो राज्य था, भारत राज्य, उसके सचिव थे, भारत राज्य के सचिव, नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, ये इंडियन जो स्टेट था उसके सेक्रेटरी थे। अब इनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक दल बनाया, इनकी अध्यक्षता में। तो उसके अध्यक्ष तो कौन थे? ये। और इनके अध्यक्ष होने के साथ साथ इसके अंदर ये जो कमेटी जो है, जो मिशन अपने देश में भेजा गया, इसमें दो अन्य लोग शामिल थे। एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, ये उस समय की तत्कालिक सरकार में व्यापार मंत्री। और तो इनको ये जो व्यापार मंत्री थे, इनको ये सदस्य के रूप में आए। और तीसरे जो थे वो एवी अलेक्जेंडर। और ये जो एवी अलेक्जेंडर थे, प्यारे विद्यार्थियों, ये उस समय तात्कालिक वहां की सरकार में नौसेना मंत्री थे। तो ये तीन लोगों की जो है एक मिशन बनाया और इस मिशन को बना करके भारत में भेजा गया। अब ये जो मिशन था, ये 24 मार्च को 1946 में 24 मार्च को ये भारत में पहुंचा। देखिए कितने तारीख को पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। यानी प्लान कब बनी थी इनकी? 42 में। और ये भारत में कब पहुंचा? 46 में। तो 1946 की 24 मार्च को यह दल भारत आया। जैसे ही यह दल भारत आया, तो भारत आने के बाद इस दल ने मुख्यतः लगभग जो हमारे यहाँ के जो लीडर थे, जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई, या जो भी उस समय जो लीडर थे यहाँ, जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ रहे थे, अब इन लोगों में से सभी लोगों से इन्होंने बात की, लेकिन मुख्यतः इन्होंने दो लोगों से बात करी। अब दो लोगों से किन किन से बात करी? तो एक तो इन्होंने बात करी अबुल कलाम आजाद के साथ, अबुल कलाम आजाद। और एक जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो इन दो लोगों के साथ इन्होंने जो है मुख्यतः अपनी बात की। और जब अच्छी तरीके से इनसे बात हुई, सारे मामलों पे इन्होंने इनको समझाया कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो क्लीमेट एंटली जो थे, उन्होंने क्यों क्रिप्स मिशन देश में भेजा है, क्या इस क्रिप्स मिशन के मायने हैं, क्यों हम लोग यहां आए हैं। जब ये सारी बातें समझाई गई, तो इन सभी लोगों से बात करने के पश्चात मुख्यतः दो लोगों से, अबुल कलाम आजाद और अपने ये मोहम्मद अली जिन्ना, इन दो लोगों से बात करने के बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करी। और उस रिपोर्ट में मुख्यतः 3 बिंदु थे। हम आपको समझाते हैं वो 3 बिंदु क्या थे, जो क्रिप्स मिशन के बाद, जो क्रिप्स मिशन में जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे और ये जो 2 सदस्य थे, इन तीनों ने मिलकर के कौन से 3 बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, उसमें इन्होंने उसकी रिपोर्ट तैयार की। आप देखिए, अब इसके बाद देखिए भैया, तो सबसे पहला बिंदु तो इनका क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, वो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, इन सबको मिलाया जाएगा। देखिए उस समय तक 2 भारत थे देश में। कहते थे कि एक तो क्या, कौन सा था? अंग्रेज भारत। कौन था भैया? अंग्रेज भारत। और एक कौन था? अपना देसी भारत। यानी उस समय भारत की दो बातें होती थी भारत के संदर्भ में कि साहब एक तो कैसा भारत है? अंग्रेज भारत। और एक कैसा भारत है? देसी भारत। ये अंग्रेज भारत तो वो
जहां इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो अपना शासन करती थी, और देशी भारत वो जिसके अंदर जो हमारे राजा महाराजा जो रजवाड़े जो चलते थे, जहां हमारे राजाओं का शासन था, वो उसको क्या बोला जाता था, देशी भारत बोला जाता था। तो ये जो इनका जो क्रिप्स मिशन के बाद जो रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशीय रियासतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाएगा, और रक्षा, विदेश और परिवहन, ये इसमें 3 तरीके के जो है मामले वो यहीं पे रखे जाएंगे। यानी कि देखिए, क्रिप्स मिशन में उस समय तक भी पूर्ण स्वतंत्रता की कोई बात नहीं करी गई। उन्होंने कहा कि रक्षा, और दूसरा उनका विदेश का, और तीसरा परिवहन का, यानी 3 प्रकार के मामले। देखिए, रक्षा, मैं लिखूं विदेश और परिवहन, ये 3 प्रकार के मामले जो हैं वो ये जो संघ बनेगा इस संघ के पास होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको मिला करके क्या बना दिया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने दूसरी बात उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में लिखी कि एक आंतरिक सरकार का गठन होगा। ठीक है, और ये जो आंतरिक जो सरकार के गठन की जो बात इन्होंने कही थी, इसी सरकार को लास्ट में इसका जो है खाका बनाया भी गया, और इसमें 14 लोगों को शामिल किया गया, जो बाद में अंतरिम सरकार कहलाई। तो आपको याद रखनी है कि उन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार होगी, और ये जो अंतरिम सरकार थी, ये अंतरिम सरकार लास्ट में बनाई भी गई, और इस अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य, इसके मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य शामिल थे। आपको उस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब संविधान सभा के गठन की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि ठीक है, भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। देखिए, यहां यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये संविधान सभा के गठन की जो मांग थी, ये सबसे पहले लिखित रूप में कहां रखी गई। तो आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन जो था, उस क्रिप्स मिशन में जो रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन के बाद यहां आने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई लास्ट में, उसी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। हालांकि उससे पहले एक अंतरिम सरकार होगी, और वो अंतरिम सरकार में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा, जो बाद में बनाई भी गई थी। अब साफ बात आती है कि साहब, ये जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा के सदस्य कैसे होंगे, कहां से लाए जाएंगे, वो निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे, कैसे होंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर इस संविधान सभा के सदस्य की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 लाख जो लोग हैं, 10 लाख की जो आबादी है, 10 लाख की आबादी, इस 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि 10 लाख की आबादी पे क्या होगा, एक सदस्य होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब, इन सदस्यों का जो चुनाव क्षेत्र होगा, इस चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में इन्होंने बातें करी। तो चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में एक तो इन्होंने कहा कि साहब, एक सामान्य क्षेत्र बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे, सामान्य क्षेत्र। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक होगा मुस्लिम क्षेत्र, और तीसरा होगा सिख क्षेत्र। यानी उस समय धर्मों के आधार पर इसको बांटा गया। तो दूसरा इन्होंने कहा कि साहब कौन होगा, मुस्लिम क्षेत्र, और तीसरा इन्होंने कहा कि साहब कैसा होगा, सिख क्षेत्र होगा। यानी कुल मिला के सामान्य क्षेत्र का मतलब तो क्या था कि हिंदू बाहुल्य जो इलाका होगा वो सामान्य क्षेत्र माना जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब, जिस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य, यानी मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका होगा उसे क्या बोलेंगे, मुस्लिम एरिया बोलेंगे, मुस्लिम इलाका बोलेंगे। और तीसरा, इन्होंने कहा कि साहब, तीसरा होगा सिख क्षेत्र, जहां सिखों की अधिकता है, वो क्या होगा, सिख क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लिखी गई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी प्रिय विद्यार्थियों, कि ये जो सदस्य होंगे, ये सारे के सारे सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे। तो यहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो सदस्यों का जो चुनाव होगा, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से वो लोग निर्वाचित होंगे। ये कैसे होंगे आपको मैं समझाऊंगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, कैसे होंगे, ये कहां से आए हैं। लेकिन इसमें आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है कि उसमें एक तो रक्षा, विदेश और परिवहन, 3 प्रकार के मामले यहां देने की बात हुई। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बनेगी, जो यहाँ की होगी, जो जिसको अपन आंतरिक सरकार बोल सकते हैं, वो 14 सदस्य की होगी, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा, जो बाद में बनाई भी गई थी। उसके बाद इन्होंने बोला संविधान सभा का गठन होगा। पहली बार लिखित में लिखा गया कि संविधान सभा का गठन, वो भी किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिशन भेजा गया क्रिप्स मिशन, जो भारत में आया था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। उसके बाद इसमें कहा गया
कि साहब है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से निर्वाचित होंगे, 10 लाख सदस्यों पे एक आदमी होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका जो चुनाव क्षेत्र होगा वो 3 भागों में बटा रहेगा, पहला साधारण क्षेत्र, दूसरा मुस्लिम क्षेत्र और तीसरा होगा सिख क्षेत्र। देखिए भैया, यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई। उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात इसके बीच में, अब संविधान जो है उसमें हमने बार बार हमने सुना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत का जो संविधान था उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल यहां जो जिसका था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, हम एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहली बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान सभा में जो है ये इनकी एंट्री कहां से हुई? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इन्होंने चुनाव लड़ा कहां से? बॉम्बे से। देखिए, इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा भाई, बॉम्बे से चुनाव लड़ा। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये चुनाव क्या हो गए? हार गए, चुनाव हार गए। यानी ये जो पहला जो चुनाव है वो हार गए, और ये पहला चुनाव हार गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की संविधान सभा में इनकी एंट्री नहीं हो पाई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा, बंगाल से। दूसरा चुनाव जो था वो इन्होंने बंगाल से लड़ा, बंगाल से, और बंगाल से सीट थी जयसुर कुलना, सीट थी जयसुर कुलना। यानी जयसुर कुलना की जो सीट थी वहां से इन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा बंगाल की सीट से, और जयसुर कुलना की जो सीट थी, इस जयसुर कुलना की सीट से ये चुनाव जीत गए। तो एक तो बात ये है इंपॉर्टेंट कि भाई ये इनकी एंट्रेंस जो है वो कहां से हुई? वो बंगाल से हुई। सीट कौन सी थी? जयसुर कुलना। और यहां से इनकी क्या हो गई? एंट्रेंस हो गया। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगस्त 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। देखिए, समझिए, अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और जब विभाजन हुआ तो ये जो जयसुर कुलना जो सीट थी ये उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। याद रखना इस बात को कि ये जो सीट थी ये पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान में चली गई। और पूर्वी पाकिस्तान में जाने के बाद ये बाद में जो बांग्लादेश बना था उस बांग्लादेश में ये सीट चली गई थी, ठीक है। लेकिन उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो याद रखना, जैसे ये सीट पूर्वी पाकिस्तान में गई, वापस से वो क्या हो गए? भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो इस बात को याद रखना। अब तीसरी बात आती है कि संविधान सभा के सदस्य तो नहीं रहे, अब उसके बाद में कहां से आए? तो देखिए, हमारे जो संविधान सभा थी उसके एक सलाहकार थे, उनका नाम था VN राव। तो देखिए, हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे VN राव, ये जो VN राव थे संवैधानिक सलाहकार, ये जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन संवैधानिक सलाहकार ने कहा कि साहब भारत के संविधान का अगर निर्माण करना है तो उसमें भीमराव अंबेडकर को हर हाल में शामिल करना पड़ेगा। और इन्होंने रिक्वेस्ट किससे कही? ये बात उन्होंने, सलाह उन्होंने किसको दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने सलाह दी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस समय भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो VN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह किया कि भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल करना ही करना पड़ेगा। तो जब ये बात उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कही तो उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे VG खैर। देखिए, मैं यहां लिख देता हूं कि बॉम्बे के प्रधानमंत्री तात्कालिक प्रधानमंत्री थे VG खैर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो VG खैर को एक पत्र लिखते हैं, और पत्र लिख के कहते हैं कि आपके बॉम्बे में एक सीट खाली करवाइए, और उस सीट से हमें भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाना है, और चुनाव लड़वा करके उन्हें हमें संविधान सभा के सदस्य के रूप में हमें संविधान सभा में शामिल करना है। याद रखना, बॉम्बे से एक सदस्य आते थे MR जैकर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये MR जैकर एक सदस्य थे, और इन MR जैकर का इस्तीफा दिलवाया गया।
एमआर जयकर का इस्तीफा किसने दिलवाया? बीजी खैर ने इस्तीफा दिलवाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर, और दिलवा करके यहां से आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत की संविधान सभा के अंदर शामिल किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि भीमराव अंबेडकर की एंट्री जो है वो संविधान सभा में कहां हुई। तो आपको याद रखना है कि हमेशा आप इसका यही जवाब देंगे कि उनकी एंट्री कहां से हुई? बॉम्बे से, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि बॉम्बे से पहला चुनाव हार गया था। लेकिन याद रखना कि देश के विभाजन के पश्चात, क्योंकि जब ये बंगाल से आए, जैसुर कुल्ला से आए, वो तो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए उस सदस्य थे ही नहीं। इसके बाद उनकी एंट्री कहां से हुई? बॉम्बे से हुई। एमआर जयकर ने इस्तीफा दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपको याद रखना है। अगर किसी सवाल में वो आपसे बंगाल के संदर्भ में कहता है, बॉम्बे नहीं देता है, तो आपको क्या कर देना है? बंगाल कर देना। लेकिन इसका मूलतः जो उत्तर होगा वो वास्तव में क्या होगा कि बॉम्बे, क्योंकि वो बॉम्बे से ही एमआर जयकर के स्थान पे चुनाव लड़ करके आए थे, चुनाव जीत करके वहां की सीट खाली करी गई, उसके बाद में वो चुनाव जीत करके आए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीएन राव, संवैधानिक सलाहकार, जो आपके जो बीएन राव थे, ये संवैधानिक सलाहकार, ये बीएन राव ने जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया। किसका? भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। आइए मैं आपको इसमें अगली बात बताता हूं। भीमराव अंबेडकर के बाद देखिए कि ये आपके जो बीएन राव थे संवैधानिक सलाहकार, इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। बीएन राव और बीएन राव ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। किसका ड्राफ्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट, यानी कि उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया। और जब इसका प्रारूप तैयार किया गया, भारत के संविधान का जब प्रारूप तैयार किया गया, तो उस पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो याद रखना कि प्रारूप समिति का गठन, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। प्रारूप समिति का गठन प्रारूप बनाने के लिए नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है? कि प्रारूप समिति का गठन प्रारूप बनाने के लिए नहीं किया गया था। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जो प्रारूप बीएन राव ने तैयार किया है वो उसके ऊपर विचार करे और उसको देखे, उसको समझे कि क्या ये जो प्रारूप, जो ड्राफ्ट जो बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये वास्तव में सही है, इसमें कोई जो है इसमें कुछ नया ऐड करना है या इसमें से कुछ निकालना है। इस पे विचार करने के लिए जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप बनाने के लिए नहीं किया गया था। इस बात को अपने दिमाग से अभी कभी निकाल लेना। इसके बाद 22 अगस्त 1947 की बात आती है। देखिए मैं लिखता हूं कि 22 अगस्त 1947 को अपने प्रारूप समिति जो थी उसमें 7 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 7 सदस्य। और ये जो 7 सदस्य थे, जो 7 सदस्य थे, ये जो 7 सदस्य जिन्होंने जो प्रारूप समिति के रूप में यहाँ आए थे, इन्होंने आपका जो ड्राफ्ट था, जो जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी हम कहते हैं, इस प्रारूप पर चर्चा करनी प्रारंभ की। इसके ऊपर जो है इस पर विचार करने प्रारंभ किए। एक छोटा सा सवाल और है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। ये जो प्रारूप जो समिति है, ये प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। पांडुलेखन समिति या फिर मसौदा समिति। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एक मसौदा था और पांडुलेखन जो है ये इस समिति को बोलते हैं कि इसमें संविधान जो है बाद में लिखा जाना था और इसकी ड्राफ्टिंग का कार्य किया जाना था। अब इसमें से आपको कई बार ये जो 7 सदस्य थे ना, 7 सदस्य, ये जो इसमें 22 अगस्त 1947 को जो इसकी प्रारूप समिति गठन हुई, इसमें 7 सदस्य थे। कई बार एक सवाल पूछ लेते हैं कि साहब इसमें से कांग्रेसी सदस्य, तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो थे, ये इसमें जो 7 सदस्य थे, ये मूलतः सारे के सारे कांग्रेसी थे। सारे के सारे क्या थे? कांग्रेसी थे। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे के सारे कांग्रेसी वो सदस्य थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीत करके आते थे। इस बात में कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस के बैनर तले ही जीतते थे। ठीक है, ये सारे के सारे। लेकिन इन 7 सदस्यों में ये बैनर के तले जरूर जीतते थे, लेकिन ये पूर्णतः ये 7 सदस्य कांग्रेसी नहीं थे। इनमें से एक आदमी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, याद रखना, मैं लिख देता हूं, कन्हैयालाल मणिकलाल
मुंशी। ये जो सदस्य थे, ये सदस्य पूर्णतः कांग्रेसी थे। तो आपसे यहां सवाल पूछे कि बताइए भारत के संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो उसकी मसौदा समिति थी, पांडुलिखन जो समिति थी, उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो आपको जवाब देना है कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी क्या थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। बाकी सदस्य हालांकि कांग्रेसी थे, सारे कांग्रेसी थे, लेकिन ये कांग्रेस के बैनर तरफ जीते थे, लेकिन कांग्रेस के विचारों से सारे उत्प्रोत नहीं थे। इसमें सिर्फ एक आदमी ही पूर्णतः कांग्रेसी थे। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो देखिए, भारत की जो संविधान जो सभा थी, उस संविधान सभा के अधिवेशन से रिलेटेड कई बार बात करता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी है कि बताइए भारत की संविधान सभा के कुल कितने जो है अधिवेशन हुए। तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो किताबें हैं उनमें आपको लिखा रहता है कि 11 अधिवेशन भारत की संविधान सभा के कुल हुए। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो संविधान सभा के जो अधिवेशन थे, ये अधिवेशन हुए थे कुल 12, और 24 जनवरी 1950 को, देखिए 24 जनवरी 1950 को एक अधिवेशन हुआ था। और ये जो अधिवेशन था, जो 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था, ये लास्ट अधिवेशन था। और ये जो लास्ट जो उनकी बैठक थी, इस लास्ट बैठक को अगर इसमें इंक्लूड नहीं करें तभी ये कितने होते हैं? 11। तो इसको इंक्लूड करने पर ये होते हैं 12। तो इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि भारत की संविधान सभा के जो कुल जो अधिवेशन थे वो आपको 12 याद रखने, क्योंकि 24 जनवरी 1950 का जो लास्ट था, इसको भी उसके अंदर जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। अब अगली बात है कि आपसे कई दफा ये सवाल पूछ रहता है कि बताइए संविधान सभा की जो बैठक हुई है, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनमें से कुल कितनी महिलाएं थी? ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें से देखिए, आपको दो बातों पर आपको फोकस करना है। पहली बात तो यह है कि जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब तो कितनी महिलाएं थी? और एक आपकी जो संविधान सभा में जो यानी कि हमेशा पहली बैठक के अलावा जो पहली जो बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जो अध्यक्षता में जो पहली बैठक हुई थी, उसके अलावा उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये दोनों फैक्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर सबसे पहले जो पहली बैठक हुई उसमें तो महिलाएं थी 9, और उसके बाद जो संविधान सभा की जो अन्य जो बाकी बैठकें होती रही उसमें महिलाओं की संख्या थी 15। ये बात आपको हमेशा ही दिमाग के अंदर रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन शामिल थी? तो आपको याद रखना है कि एकमात्र मुस्लिम महिला का जब भी जिक्र करें तो याद रखना है बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल, ये बेगम अय्याज रसूल जो थी, ये एकमात्र महिला सदस्य थी, और वो भी कहां से? मुस्लिम। तो आपको इस बात को दिमाग के अंदर रखना है कि एकमात्र मुस्लिम जो सदस्य थी वो बेगम अय्याज रसूल। आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। मैं आपको 3 फैक्ट बताए हैं कि पहली बैठक में कुल महिलाओं की संख्या ये 9, और उसके बाद संविधान सभा में हमेशा जो महिलाएं थी उनकी संख्या थी 15। ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि एकमात्र अगर मुस्लिम महिला की वो बात करता है तो वो थी बेगम अय्याज रसूल। इसके बाद हम कुछ बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में कर लें कि साहब राजस्थान से जो है कुल कितने सदस्य थे? आपको याद रखना है इस बात को। तो देखिए, क्योंकि राजस्थान जो है यहाँ पे रजवाड़े बहुत थे, तो यहाँ ये जो राजस्थान जो था वो उस समय अपने देसी भारत में इंक्लूड होता था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि साहब 2 प्रकार के भारत उस समय थे, एक तो अपना था अंग्रेज भारत और एक अपना था ये देसी भारत। तो ये 2 बात थी, ठीक है। तो आपका जो अंग्रेज जो भारत था ना, ये अंग्रेज भारत, ये वो इलाका था जिसके ऊपर ब्रिटिश शासन चलता था। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें से 292 सदस्य जो विभिन्न जो अंग्रेजों ने जो अपनी जो विधानसभाएं बनाई हुई थी वहां से चुन करके गए थे, और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो बनाए गए थे। एक तो आपका कर्नाटक में कुर्ग, एक आपका उस समय दिल्ली हुआ करता था, एक बलूचिस्तान जो है वो बाद में पाकिस्तान चला गया था, और एक अपना राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 ये थे। तो इस तरह करके ये 296 हो गए थे, 296, और 93 जो है वो देसी भारत से लिए गए थे, और ये हो गए थे 292 प्लस में 4, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो देखिए, क्योंकि राजस्थान जो था वो देसी भारत में इंक्लूड था,
तो यहां से 93 जो ये मेंबर चुन करके, ये 93 जो मेंबर जो मनोनीत किए गए थे, ये इनमें से 14 ये राजस्थान से थे। आपको याद रखना है, ये जो 14 सदस्य थे ये राजस्थान से थे, और इनके अलावा एक सदस्य थे जो राजस्थान के अजमेर में जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये अपना अजमेर मेरवाड़ा, याद रखना है आपको कि अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, यहां से मुकुट बिहारी, यहां से मुकुट बिहारी ये चुन करके गए थे। इनको जो है यहाँ ये अंग्रेज जो अपना चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ से चुन करके गए थे एक। तो इस तरीके से राजस्थान से आपसे जब सवाल पूछता है कि बताइए कि राजस्थान से भारत की जो उस समय जो संविधान सभा थी उसमें कितने लोग चुन करके गए थे, तो आप बताएंगे कि 14 लोगों को ये मनोनीत किया गया था, और एक ही जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये एक राजस्थान के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से थे। आपको इन दोनों बातों को याद रखना है। इसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। देखिए, अब एक बार हम बात करें तो 26 नवंबर 1946 को, आपको डेट थोड़ी दिमाग में रखनी है कि 26 नवंबर 1946 को भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। देखिए भैया, 26 नवंबर 1946 को जो है भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, आंशिक रूप से। अब एक तो सवाल ये है कि भाई आपसे ये सवाल पूछता है कि बताइए भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो डायरेक्ट सा फैक्टर के हिसाब कब हुआ, 26 नवंबर 1946 को जो है ये भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। दूसरा फैक्ट इसमें से ये आता है कि भाई ये जब ये लागू हुआ, ये आंशिक रूप से लागू हुआ, तो उस समय इसमें अनुच्छेद कितने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उस समय जो इसके अंदर जो अनुच्छेद रखे गए थे वो अनुच्छेदों की संख्या थी 16, यानी उस समय इसके अंदर कितने अनुच्छेद रखे गए, 16 अनुच्छेद रखे गए। तो अब जो है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 16 अनुच्छेद इसमें रखे गए, अब कई किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि साहब उसमें 15 अनुच्छेद थे। आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल जो 394 जो था 394, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, उसी के अंदर ये बातें बताई गई थी, जो अपना आर्टिकल था 394, उसी में बात बताई गई थी कि ये जो आंशिक रूप से लागू हुआ उस समय इसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 16। तो हम इसे भी काउंट करेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 394 जो है ये, और साथ में जो बाकी जो अनुच्छेद थे, ये कुल मिलाकर इनकी संख्या कुल कितनी थी, 16। तो यानी कि सीधी सी बात है कि कुल 16 जो अनुच्छेद थे वो जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1946 को जब आंशिक रूप से लागू हुआ, तो उस समय कुल 16 अनुच्छेद उसके जो है भारत के संविधान में उस समय थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, आर्टिकल 394 ही इस बात की व्याख्या करता है कि भारत में जब संविधान पूर्णतः लागू होगा, और संविधान पूर्णतः बनकर के जब लागू होगा, तो उस समय इस अनुच्छेद के अलावा जो अन्य जो अनुच्छेद होंगे वो भी संविधान में उसी दिन से लागू माने जाएंगे जिस दिन से भारत का संविधान लागू होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब भारत का संविधान जब पूर्णतः लागू हुआ, तो उस समय इन 16 अनुच्छेदों के अलावा बाकी अनुच्छेदों को आने की परमिशन कहां से मिली, तो आर्टिकल 394 कहता है कि 16 अनुच्छेदों के अलावा बाकी जो अनुच्छेद होंगे वो जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन वो भी संविधान के अंदर ही माने जाएंगे और एक साथ इस संविधान में लागू होंगे। अब एक फैक्ट हो रहा है छोटा सा कि देखिए 26 नवंबर 1946 को ही क्या मनाया जाने लगा, विधि दिवस। क्या मनाया जाने लगा, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि बाद में ये जो विधि दिवस था, इस विधि दिवस को ही जो है सरकार ने बाद में जब ये 150वीं वर्षगांठ आई, तो सरकार ने एक विशेष जो है अपना संसद में एक अधिवेशन जो अपना चलाया, और उस अधिवेशन में जो है इसको संविधान दिवस के रूप में प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो ये बाद में आपको ध्यान रखना है कि अब ये क्या बन गया है, ये संविधान दिवस बन गया है। इस बात को आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि एक और फैक्ट है इसका कि कांग्रेस जो का एक अधिवेशन हुआ था। देखिए, अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1930 को, याद रखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में ये कांग्रेस का अधिवेशन था, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया कि ये इस चीज का उन्होंने अपना जो अधिवेशन था उसमें डिक्लेयर किया कि हम आज से ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। तो याद रखिए
जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बात कही और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हमने आज पहला देश का स्वतंत्रता दिवस मना दिया है। अब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो घोषणा करी वो कब करी? 26 जनवरी 1930 को। अब चूंकि हमारा देश आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अब जैसे आजाद हुआ तो उस दिवस को क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब बात ये थी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी थी और पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन क्या मनाया जाने लगा? स्वतंत्रता दिवस। अब ये समस्या ये आई कि क्यों ना अब ये जो 26 जनवरी की जो डेट है, जो कांग्रेस अपने अधिवेशन में डिक्लेयर कर दी थी और लगातार वो इसे मनाते आ रहे थे, तो इसी डेट के ऊपर हम देश के अंदर अब स्वतंत्रता दिवस नया बन गया, तो क्यों ना इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाए। और ये जो गणतंत्र दिवस मनाए जाने की बात थी, इसी कारण हमारे संविधान को, क्योंकि आंशिक रूप से जो पहले लागू हो गया था, उसे इस दिन के लिए 26 जनवरी 1950 तक के लिए इसे रोका गया, ताकि 26 जनवरी 1950 को हम देश का संविधान लागू करें। और जब देश का संविधान लागू हो जाएगा तो उस दिन इसको, इसी तारीख को यूं मेंशन करने के लिए जो है उस दिन देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, जिसकी वजह से 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग के अंदर रखनी है। अब देखिए हम अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि हमारे देश का जो संविधान जो लागू हुआ, ये हमारा 26 जनवरी 1950 को देश में जो है हमने संविधान लागू किया। अब संविधान जब लागू हुआ तो उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 की बात मैं करूं, 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान जो है पूर्णतः बनकर के तैयार हो गया और उसे लागू किया जाना था 26 जनवरी से, तो उसके ऊपर जो है सभी सदस्यों को, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके हस्ताक्षर करवाने की बारी आई। जब उनके हस्ताक्षर करवाने की बारी आई तो उस समय उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 299 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये बात आपको याद रखनी है कि हस्ताक्षर जो है हमारे जो संविधान जो था, उस संविधान के ऊपर 299 जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने ही इसके ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। आपको याद रखना, देखिए हमने जब आपको पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 292 और 4 अपने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, और अपने 93 जो है वो उसके हो गए थे, देसी भारत के हो गए थे, देसी रियासतों को मिला करके। तो ये हो गए थे 4, 3, 7 और 2, 9 और ये 8, और ये हो गए थे 389। यानी कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे उनकी संख्या कुल कितनी थी? 389 थी। ठीक है, अब 389 थी। सिग्नेचर कितने ने किए भाई साहब? भाई 299 ने सिग्नेचर किए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इतने ही सदस्य जो थे, इन्होंने ही हस्ताक्षर, क्योंकि बाकी सदस्य कहाँ चले गए थे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक तो मुस्लिम लीग ने जो है वो इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो ये जो इसमें से आप जो 73 सदस्य, तो हमने बताया आपको कि मुस्लिम लीग के सदस्य आप निकाल दो तो 73 सदस्य तो निकल जाएंगे मुस्लिम लीग के। इसके अलावा बहुत सारे अन्य सदस्य और भी थे जिन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया था। इस कारण इसमें सभी 389 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसमें कुल 299 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। एक बात और आपको याद रखनी है कि ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग के जो 73 जो सदस्य थे उन्होंने सभी के सभी ने हस्ताक्षर नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ लोग जो है मुस्लिम लीग के भी शामिल थे जिन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद मैं अगली बात बताऊं तो देखिए, इसी दिन जब इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वो किए थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको याद रखनी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर इसके ऊपर किए, और जो अंतिम जो हस्ताक्षर किए, यानी सबसे पहले हस्ताक्षर तो किए किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम जो हस्ताक्षर थे वो देश के पहले राष्ट्रपति अपने जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसके ऊपर अंतिम हस्ताक्षर किए। और इसी दिन से ये देश के पहले राष्ट्रपति जो है वो, इसी दिन से देश के पहले राष्ट्रपति, उस दिन इनको मान लिया गया था और देश के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसी दिन से हमने देश का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति क्यों कहा? देखिए इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारी जो
पहली जो संसद थी वो 1952 में बैठी थी, ठीक है, 1952 के अंदर बैठी थी। लेकिन उस समय हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि ये देश के निर्वाचित जो है वो राष्ट्रपति थे। तो ये हमने ऐसा क्यों कहा, इस बात को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये ऐसा देखिए, हमने इसलिए कहा है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो दो काम करती थी। दो काम क्या करती थी? एक काम तो उसका ये था कि वो जो है संविधान निर्माण का जो कार्य था उसके अंदर वो अपना काम करती थी, और दूसरा काम ये था कि वो एक शिफ्ट के अंदर वो संसद का भी कार्य करती थी। किसका कार्य करती थी? संसद का कार्य करती थी। और जिस समय वो संसद का कार्य कर रही होती थी उस समय जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो है राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया था। उन लोगों ने आपस में मिलकर के और इन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया था। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इस बात में आपको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक बात और आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संवैधानिक सलाहकार थे केवी राव साहब थे। इन्होंने केवी राव साहब ने जो है उन्हें संविधान सभा का जनक और जननी इसकी संज्ञा दी थी। आपको याद रखना है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवी राव ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माता और पिता जनक और जननी, ठीक है, फादर मदर टू, ये इस बात की जो है संज्ञा किसने दी थी? तो आपको याद रखना है कि भारत के संवैधानिक सलाहकार केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक और जननी कहा था, ठीक है। अब जब भारत का संविधान पूर्णतः जो है उसमें बैठक के अंदर था, उसमें जब वो सिग्नेचर कर रहे थे तो उसमें प्रत्येक सदस्य के बोलने की बारी आई। जब प्रत्येक सदस्य वहां बोल रहा था तो उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बोलने की बारी आई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस संविधान में अगर आप मेरे से पूछें कि मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये किया है कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके अंदर शामिल करवाया और इसमें मैंने उनको समिति का अध्यक्ष बनवाया। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था, क्योंकि उनके बिना यह कार्य किया जाना संभव ही नहीं था। और उन्होंने यहाँ इसके साथ एक बात उन्हें और कही, वो बात ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एक संविधान में एक दक्ष पायलट की भांति रहे हैं। तो आपको दोनों ही बात याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें एक तो क्या कहा? दक्ष पायलट। उन्हें क्या कहा? दक्ष पायलट, यानी कि स्किल्ड पायलट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। ये जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी उस समय की बातें हैं, उस समय उन्होंने इसे जो है दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड, और उसके बाद हम कर्मानुसार उसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ा, उसके बाद स्टेट की पॉलिटी पढ़ते हैं। तो ये आपको बिल्कुल इसमें कोई चिंता फिक्र करने की बात नहीं है। जो भी आपके सवाल जवाब हो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे अवश्य भेजिए, ताकि उनके ऊपर जो है हम जल्दी ही बात करें और आपको वो सारी की सारी बातें जो है मैं आपको बताऊं। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपके सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके कमेंट इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अभी अपने दोस्तों के साथ इसी वक्त शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना ही और आपका अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे आपका अन्य दोस्तों के पास इसे भेजना, इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया देना ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। इसी से ही जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही हम अगले जो क्लास है वो हम लगाते हैं और आप तक वो क्लास पहुंचाते हैं। देखिए, काफी मेहनत के बाद एक क्लास जो है वो आपके बीच में पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप स्वयं भी इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अगर आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे तो उससे मुझे सबसे अच्छी खुशी जो है, सबसे बढ़िया मुझे ये खुशी उसी से मिलेगी, ताकि अगर उस वीडियो का लाभ आप उठा पाएंगे। और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आपकी आशाएं हैं, वो आप सब जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सदैव आपके साथ आपका अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.